तो अभी ये इसमें वहाँ पर जाएगा सीधा VFS में, सीधा VFS जाएगा। तो ये स्टैम्प जो होता है VFS में होता है या वो आगे फिर से बेचते हैं कोई और? अच्छा, ये डायरेक्टली VFS जाके खुलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको पता चल गया होगा कि मेरी PPR आ चुकी है। उसमें मैंने अपना पूरा प्रोसेस, अपने टाइमलाइन, अपनी प्रोफाइल एंड सब मिस्टेक्स जो बहुत डिस्कस की थी। तो अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बॉल पे डाल दूंगा, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो सबसे पहले अगर आपकी भी PPR आ चुकी है तो कंग्रेचुलेशन यार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। एंड अगर आप अभी भी PPR की वेट कर रहे हैं तो स्टे पॉजिटिव, डोंट लूज होप। आई होप आप सबकी PPR भी बहुत जल्दी आए। तो गाइस, द गुड न्यूज़ इज मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके आ चुका है। ये रहा वो VFS का कोरियर जिसे मैंने अब तक ओपन भी नहीं किया है। इसमें मेरा पासपोर्ट है जो कैनेडियन एम्बेसी से स्टैम्प होके आ चुका है। ये मुझे 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने वीडियो बनानी ही है तो उसमें इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अनबॉक्सिंग। तो यार, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि PPR आने के बाद हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है फॉर द 2-वे कोरियर सर्विस, जिससे हम अपना पासपोर्ट कैनेडियन एम्बेसी को भेजते हैं टू गेट स्टैम्प्ड, जिससे भी हमारे ट्रैवल या फिर कोई भी प्लान में अननेसेसरी डिले ना हो। हमें क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, किस टाइप के एनवेलप में वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कैसे हम अपना कोरियर एंड वीज़ा एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, नॉर्मल और प्रीमियम बायोमेट्रिक सर्विस की इस कोरियर प्रोसेस में क्या रेलेवेंस है, इस प्रोसेस में क्या चेंजेस आए हैं, एंड साथ साथ मैं आपको सब मिस्टेक्स टू अवॉइड भी बताता रहूँगा। सो मेक श्योर आप वीडियो स्किप ना करो एंड वीडियो पूरी देखो। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर मैं कुछ मिस कर दूँ तो वो भी कमेंट करना। लास्ट वीडियो में कितने सारे लोगों ने कंग्रेचुलेशन विश किया था, तो थैंक यू सो मच। आपकी विशेज़ बहुत ज़्यादा मेरे मैटर करती हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जिन लोगों को नहीं पता 2-वे कोरियर सर्विस क्या होती है, तो यार PPR आने के बाद हम लोग VFS ग्लोबल को अपना पासपोर्ट कोरियर करते हैं एंड वो उसे IRCC के ऑफिस में कोरियर करते हैं, जहाँ पर हमारा कैनेडियन वीज़ा स्टैम्प होता है। वीज़ा स्टैम्प होने के बाद हमारा पासपोर्ट दोबारा IRCC से VFS ग्लोबल के ऑफिस जाता है एंड वहाँ से कोरियर के थ्रू डायरेक्टली हमारे घर आता है। इस पूरे प्रोसेस में हमारा पासपोर्ट 2 बार कोरियर किया गया, तो इसे 2-वे कोरियर सर्विस कहते हैं। पैंडेमिक से पहले हम लोग खुद VFS जाके अपना पासपोर्ट ड्रॉप कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज ऑफ कोविड अब हमको अपना पासपोर्ट कोरियर करना पड़ता है। तो PPR आते ही सबसे पहले हमको एक वेब फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेब फॉर्म में हमें अपनी बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल ID एंड एड्रेस डालनी होती है। अब जिन्होंने बायोमेट्रिक्स के टाइम पे प्रीमियम सर्विस ली थी, उनको अपनी प्रीमियम सर्विस की रिसीप्ट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है एज अ प्रूफ दैट यू ऑप्टेड फॉर प्रीमियम सर्विस। एंड जिनकी नॉर्मल सर्विस थी उनको कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। So this was the relevance of normal and premium biometric service in this 2-way courier process. तो यार, इस प्रोसेस में छोटा सा चेंज ये आया है कि पहले हमें वेब फॉर्म फिल करने के बाद एक पेमेंट लिंक आता था, जिसमें कभी कभी काफ़ी डिलेज भी हो जाते थे, बट अब हमें इसी वेब फॉर्म में ही पेमेंट करने की ऑप्शन आ गई है, जो कि बहुत कन्वीनियंट है। और मैंने SMS सर्विस के लिए भी ऑप्ट किया था, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़ थी। तो यार, अगर आप अपनी ईमेल रेगुलरली चेक करते हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने ईमेल चेक नहीं करी बाई चांस, या आप ईमेल चेक करना भूल गए, तो आपको SMS में भी अपडेट आता है, बट SMS में आपको कोई डिफरेंट अपडेट नहीं आता, वही सेम अपडेट आपको ईमेल पे भी आता है। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि अगर आपको वो SMS सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। पूरा वेब फॉर्म फिल करने के बाद मुझे इस कोरियर एंड SMS की टोटल कॉस्ट 1729 रुपीज़ पड़ी। मेरे वेब फॉर्म फिल करने के 2 मिनट बाद ही मुझे VFS से एक ईमेल आ गई थी, जिसमें मेरा एयरवे बिल नंबर मेंशन था, जिससे आप अपना एनवेलप ब्लू डार्ट की वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हो। एंड उस एनवेलप को मुझे किसे एड्रेस करना है मेंशन था, अलॉन्ग विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना भूल जाते हो तो आपको आपका एनवेलप एज इट इज़ अनप्रोसेस्ड वापस भेज दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, तो वो है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, इन शॉर्ट आपका PPR लेटर, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका कंसेंट फॉर्म एंड SMS एंड कोरियर फॉर्म, जिनकी PDF आपको इसी ईमेल में भी मिलेगी। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि कंसेंट एंड कोरियर एंड SMS फॉर्म में हमें क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना, कौन सी स्पेस को ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी क्वेरीज आई थी, तो मैं सोचा ये भी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेंट फॉर्म। तो कंसेंट फॉर्म का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको बस VAC सर्विस, लायबिलिटी, लैंग्वेज ऑफ सर्विस एग्रीमेंट है, तो वो आप पढ़ सकते हो। सेकंड पेज में हमको ऑप्शन आती है नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, साइन दैट। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट करके ही भेजो। मैंने पेन से लिखा था, ब्लू पेन से लिखा था, ब्लू बॉल पेन से, एंड सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा था। एंड मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी स्टैम्प होकर आ चुका है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही होना चाहिए।
तो आपका जो नेम है आप पूरा नेम लिख दो अपना कैपिटल लेटर्स में ब्लू पेन से। उसके बाद अपना पूरा एड्रेस भी लिख दो, अपना टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना सिग्नेचर भी कर दो। साइंड एट सिटी एंड कंट्री में आप डाल सकते हो अपनी स्टेट एंड देन कंट्री का नाम इंडिया डाल दो। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली कॉमा इंडिया लिख दो। यहाँ पे आपको मैं एक बात वो बताना चाहूँगा कि जो डेट है आप डेट वो मेंशन करना जब आपका एनवेलप पिक हो रहा है, जब आपका ब्लू डार्ट का एग्जीक्यूटिव आपका एनवेलप पिक करने आया है तो आप उसी दिन अपनी डेट फिल करना। अब आते हैं थर्ड पेज में, इसमें लिखा है कंसेंट फॉर इनडायरेक्ट सबमिशन। इसमें भी 2 पार्ट है। नीचे वाला पार्ट आई डोंट थिंक सो कि हमको फिल करने की जरूरत होगी, ना मैंने सुना कि किसी ने आज तक फिल किया है। कंसेंट फॉर इनडायरेक्ट सबमिशन जो है उसकी डिटेल्स उनको फिल करनी होती है जिनका पासपोर्ट उनके एजेंट सेंड करते हैं, जिसमें आप अपने घर का एड्रेस नहीं देते, अपने एजेंट का एड्रेस देते एंड आपके ब्याह पे आपका एजेंट ही आपका पासपोर्ट VFS को भेजता भी है, रिसीव भी करता है। तो अगर आप खुद का एड्रेस नहीं डाल रहे हैं, अगर आप अपना पासपोर्ट आप एजेंट को दे रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंपिंग, तो आपको डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप अपना पासपोर्ट अपने घर से ही भेजना चाहते हो, आप आपके एजेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो आपको ये पूरा पेज ब्लैंक छोड़ना, आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना। तो गाइस अब आते हैं 4th पेज में, जो कि लास्ट पेज है कंसेंट फॉर्म का। इसमें पहला है एप्लीकेंट्स विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स और दूसरा है एप्लीकेंट्स नॉट विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स। तो गाइस हम लोग अपना बायोमेट्रिक दे चुके हैं, तो जो एप्लीकेंट्स विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स की नीचे डिटेल्स मांगी है हमारी, नेम, सिग्नेचर एंड डेट, हमको ये फिल कर देनी है। सो दैट इज इट फॉर द कंसेंट फॉर्म। तो गाइस अब आते हैं कोरियर एंड SMS रिक्वेस्ट फॉर्म में। तो ये आप देख सकते हैं कोरियर एंड SMS रिक्वेस्ट फॉर्म है। इसकी PDF आपको ईमेल में भी आई होगी जब आपने वेब फॉर्म फिल किया होगा। तो मेक श्योर कि आप वो अपडेटेड वाला ही प्रिंट आउट निकालना एंड उसको फिल करना, क्योंकि इसका एक पुराना वर्जन भी है जो ग्रुप्स में काफ़ी वायरल है। आप मेक श्योर कि वो वाला फिल ना करना। आई डोंट नो आपको विजिबल है नहीं, इसकी इमेज मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। तो गाइस इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ये याद रखना आपको सब कुछ ब्लॉक लेटर्स में करना है, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। ये डेट आप वही डालना जिस दिन आपका एनवेलप पिक हो रहा है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना, आपका ईमेल एड्रेस डाल देना, नीचे आपका एड्रेस डालना है। आपका अगर आपके एजेंट के थ्रू जा रहा है तो आपका एजेंट का एड्रेस आएगा, अगर आपके घर से जा रहा है तो आपके घर का एड्रेस डालना है। फिर नीचे है इन केस ऑफ नॉन सर्विसेबल लोकेशन आई एग्री टू कलेक्ट द अबव मेंशन पासपोर्ट फ्रॉम द बिलो मेंशन ब्लू डार्ट लोकेशन। अगर आपके घर में ब्लू डार्ट का एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा तो इस लोकेशन से आपको अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है, वो आपको लोकेशन डालनी है यहाँ पे। अगर आपने SMS सर्विस ऑफ नहीं करी है तो आप नो पे टिक कर देना एंड कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैंक छोड़ देना। उसके नीचे बस आपको अपना नेम मेंशन करना है ब्लैंक में, दैट आई हैव रिक्वेस्टेड एंड ऑथराइज VFS ग्लोबल में। उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है और प्लेस लिखना है। प्लेस में मैंने दिल्ली मेंशन किया था। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे दिल्ली स्टेट आएगा या कंट्री आएगा, बट मैंने दिल्ली मेंशन किया था एंड इट वर्क फ्रॉम मी। सो आप देख लेना कि आपको क्या करना है। तो गाइस बस यही था कैसे हम लोग कंसेंट फॉर्म, कोरियर फॉर्म एंड SMS रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करते हैं, कहाँ पे हमको डिटेल्स ब्लैंक छोड़नी थी। मुझे काफ़ी लोगों को मैसेज आया था इस बारे में भी, तो मैं सोचा ये भी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये आपको हेल्प कर रहा हो। इसके बाद अब हमको ये सब डॉक्यूमेंट्स एक एनवेलप में डाल के रेडी रखने होते हैं। अब एनवेलप भी 2 टाइप के आते हैं, एक होता है रेगुलर कोरियर एनवेलप एंड एक होता है A4 साइज एनवेलप, जिसकी इमेज मैं अटैच कर दूंगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड टू यू टू बाय एन A4 साइज एनवेलप, जिसमें आपका पासपोर्ट एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ईजिली आ जाएंगे विदाउट एनी फियर ऑफ गेटिंग डैमेज्ड। तो गाइस मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी 2-वे कोरियर प्रोसेस के बारे में, बट एक थिंग ऐसी है जो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं देखा। मे बी द प्रोसेस डिफरेंट था एंड उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरे टाइम पे एक चेंज था जो कि मैंने किसी भी वीडियो में नहीं देखा था। तो वो चेंज ये है कि डोंट सील योर एनवेलप। यस आपने सही सुना, हमको अपना एनवेलप सील नहीं करना। जब ब्लू डार्ट का एग्जीक्यूटिव मेरा एनवेलप पिक करने आया था तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अंदर के डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट खुद वेरीफाई करने होते हैं। उसके बाद वो खुद हमारे एनवेलप को अपनी ब्लू डार्ट की टेप से सील करते हैं, जिसके लिए मैंने अपना जो एनवेलप पूरे अच्छे तरीके से सील कर रखा था, मुझे उसे ओपन करना पड़ा। उन एग्जीक्यूटिव के पास एक पेपर पे मेरी कुछ डिटेल्स थी जिसमें मेरा नेम एंड मेरा एयरवे बिल नंबर मेंशन था, जो उन्होंने मेरे पासपोर्ट, PPR लेटर, कंसेंट फॉर्म एंड SMS एंड कोरियर फॉर्म से वेरीफाई किया एंड देन मुझसे कंफर्म करवा के उस पेपर पे मेरा एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नेचर लिया कि सारी डिटेल्स ठीक है एंड ये पासपोर्ट एंड PPR लेटर आपका ही है एंड किसी और का नहीं है। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद एंड मेरा सिग्नेचर लेने के बाद उन्होंने मेरा एनवेलप अपनी ब्लू डार्ट की टेप से बहुत अच्छे से सील किया, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे उस सील्ड एनवेलप को एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट एनवेलप में डाल के उस प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट एनवेलप को भी सील किया। उनके अकॉर्डिंग उस प्लास्टिक के एनवेलप का सिक्योरिटी पर्पस ये था कि अभी उसकी सील ग्रीन कलर की है,
बट अगर कोई भी उस सील को ओपन करने का या फिर टैम्पर करने का ट्राई भी करेगा तो वो ही सील ब्लू कलर की हो जाएगी एंड VFS विल नो दैट समवन हैज ट्राइड टू टैम्पर विद योर डॉक्यूमेंट्स। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है। जब वो एनवेलप ग्रीन सील के साथ VFS को डिलीवर होता है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि किसी ने भी इस एनवेलप को टैम्पर करने का ट्राई नहीं किया एंड इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपने खुद डाले हैं एंड इसमें किसी और का कोई भी रोल नहीं था। इसका पर्पस जो मुझे समझ आया है कि बाई चांस अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना भूल जाते हो या आपसे इस प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो जाती है तो VFS आपके पासपोर्ट को एज इट इज रिटर्न कर देगा, ये बोल के कि आपकी साइड से ये एरर या ओमिशन था एंड इसे रेक्टिफाई करके आपको फिर से वेब फॉर्म फिल करके अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना होगा, विच ऑब्वियसली मीन्स कि आपको फिर से उस 2-वे कोरियर सर्विस की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो गाइस मेक श्योर कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना ना भूलें ताकि आपके स्टैंपिंग प्रोसेस में कोई भी अननेसेसरी डिले ना हो। तो मेरी उन ब्लू डार्ट के एग्जीक्यूटिव से क्या बात हुई आप वो देख सकते हैं। ये मैंने बैक में मेंशन भी किया होगा, चेक कर लेता हूँ जो पेपर डिटेल। हाँ आप चेक कर लो अपने हिसाब से। अब देखो सर ये आपके सब कुछ आपके सामने पैक हो गया, चेक कर लिए मैंने अपने साइन करके मेरा एम्प्लॉय नंबर लिख दूँ अपना यहाँ। तो अभी ये इसमें वहाँ पर जाएगा सीधा VFS में, सीधा VFS जाएगा। हाँ। तो ये स्टैम्प जो होता है VFS में होता है या वो आगे फिर से भेजते हैं कोई और? मतलब ये से पासपोर्ट VFS जाके सीधा मेरे घर वापस आएगा या वहाँ से कहीं और भी जाता है? सर हम तो ब्लू डार्ट से है, हमारा काम आपसे पैकेज ले आना और सर्विस हम तो खाली सर्विस दे रहे हैं आपको, यहाँ से उठा के वहाँ सर्वर में। अच्छा अभी आपके सामने सब कुछ पैक हो रहा है ना। अच्छा सील हो जाएगा इसमें ताकि सामान कुछ गिर ना जाए, कुछ मिस ना होता है, प्लास्टिक के पॉलिथीन में जाएगा। अच्छा ये डायरेक्टली VFS जाके खुलेगा? ठीक है। अच्छा दूसरा जब ये वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद हमको नया AWB नंबर भी आता है? जो रिटर्न का जो आपके पास आएगा नया आएगा। नया आता है वो डिलीवरी का चार्ज जो आपके फैमिली ने जो रिसीव करेगा तो एक ID प्रूफ दिखा के रिसीव करेगा। बिल्कुल सील हो गई। हाँ अभी इसको कोई खोल नहीं सकता इसको, सील कंडीशन है देखो। हाँ ठीक है। अब इसमें साइन करना है? नो सर हो गया साइन। अच्छा हो गया ये? हाँ ठीक है भैया। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेब फॉर्म फिल करने के 24 आवर्स के बाद ब्लू डार्ट का एग्जीक्यूटिव कभी भी आ सकता है आपका पासपोर्ट पिक करने के लिए। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 24 आवर्स से पहले वो एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ब्लू डार्ट को कॉल करके अपना एयरवे बिल नंबर दिया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि मेरा पासपोर्ट कब पिकअप हो सकता है, कब एक्सपेक्टेड टाइम है कि वो मेरा पासपोर्ट पिकअप हो जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके वेब फॉर्म फिल करने के एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद ही आपका एग्जीक्यूटिव आएगा, क्योंकि उन्हें 24 आवर्स लगते हैं वो एयरवे बिल नंबर को एक्टिवेट करने में। तो किसी का एनवेलप 1 डे में भी पिकअप हो जाता है, तो किसी का एनवेलप पिकअप होने में 3 डेज भी लग जाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन एंड वहाँ पे उनकी सर्विसेज कितनी एक्सेसिबल है। बट ऑफिशियली VFS की उस ईमेल पे ये मेंशन्ड है कि आपका पिकअप वेब फॉर्म फिल करने के 3 to 5 वर्किंग डेज के बाद होगा, जो कि जनरली होता नहीं है। आपका पिकअप उससे पहले ही हो जाना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं मेरी टाइमलाइन की। मैंने अपना वेब फॉर्म 11th of February को फिल किया था, जिसके नेक्स्ट डे दैट इज 12th of February को ही मेरा एनवेलप पिकअप हो गया था। एंड AWB ट्रैकिंग ID के अकॉर्डिंग मेरा एनवेलप एग्जैक्टली 2 दिन बाद दैट इज 14th of February को ही VFS को डिलीवर हो चुका था। उसके नेक्स्ट डे ही दैट इज 15th of February को मुझे VFS की एक कंफर्मेशन ईमेल आ गई थी दैट माई पासपोर्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ऑफ VFS विद एन एप्लीकेशन ट्रैकिंग ID, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस, कोरियर का नहीं, अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन का स्टेटस VFS के वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं। सेम डे ही शाम को मुझे VFS से एक और ईमेल आई थी दैट माई एप्लीकेशन हैज़ बीन डिस्पैच टू IRCC's ऑफिस। उसके नेक्स्ट डे दैट इज 16th of February की सुबह को मुझे VFS से एक और ईमेल आई थी दैट माई एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड एट IRCC's ऑफिस एंड इज अंडर प्रोसेस। दैट्स इट गाइस। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता एक्सेप्ट टू वेट। यस अब हमें सिर्फ इंतज़ार करना होता है कि कब IRCC हमारा वीज़ा स्टैम्प करके हमारा पासपोर्ट हमको वापस कोरियर करेगी। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट पिकअप एंड स्टैम्प होकर वापस आने में अराउंड 15 to 20 डेज लग रहे एंड ये मैक्सिमम टाइमलाइन है। आपका पासपोर्ट इससे पहले भी आ सकता है। मेरा एनवेलप 16th of February को IRCC को डिलीवर हुआ था। अब उसके एग्जैक्टली 9 डेज बाद दैट इज 24th of February को मुझे VFS से एक और ईमेल आई थी दैट माई एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड हैज़ बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम IRCC's ऑफिस टू कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ऑफ VFS इन न्यू दिल्ली। उसके 4 आवर्स बाद ही मुझे VFS से एक और ईमेल आई थी
that my application, that is my envelope, has been received by VFS from the IRCC's office. उसके 1 मिनट बाद ही मुझे VFS से एक और ईमेल आई थी that my application, that is my envelope, has been couriered from the Canadian Visa Application Center of VFS to my home address via the courier partner, जो कि Blue Dart है। तो गाइस, मैंने जितनी भी ईमेल्स के बारे में मेंशन किया था ऑफ द अपडेट्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सबका स्क्रीनशॉट इसी वीडियो में अटैच कर दूं ताकि आप उनको रेफर कर सके एंड आपको एक आइडिया लग जाए कि VFS हमको किस अपडेट्स के लिए क्या ईमेल भेजता है। तो 24 फरवरी को ही मुझे VFS से ईमेल आई दैट माई एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड। सेम डे ही IRCC से मेरा एप्लीकेशन दैट इज़ माई एनवेलप VFS को डिस्पैच हो गया। सेम डे ही VFS ने मेरा एप्लीकेशन दैट इज़ माई एनवेलप रिसीव भी कर लिया एंड सेम डे ही VFS ने मेरा एप्लीकेशन दैट इज़ माई एनवेलप विथ माई स्टैम्प पासपोर्ट मुझे कोरियर भी कर दिया। तो उसके नेक्स्ट डे दैट इज़ 25 फरवरी को ही अराउंड 2 PM मुझे ब्लू डार्ट के एग्जीक्यूटिव का कॉल आया था दैट आर यू एट होम। उसके विद इन 10 मिनट्स ही वो मेरे VFS का कोरियर जिसमें मेरा स्टैम्प्ड पासपोर्ट था डिलीवर करने के लिए आ गए थे। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपका कोरियर सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन दैट इज़ आपके पेरेंट्स, रियल ब्रदर या सिस्टर को ही हैंड ओवर करेंगे, दैट टू विद अ वैलिड ID प्रूफ। आपको उनको एक वैलिड ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो या चाहे आप वो खुद भी क्यों ना हो, आपको उनको एक ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा जिसका नंबर वो नोट डाउन करेंगे। अगर आप आधार कार्ड दिखाओगे तो वो आधार कार्ड का नंबर नोट डाउन करेंगे एंड देन वो आपका कोरियर आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो गाइस, 25 फरवरी को ही मुझे ये मेरा VFS का कोरियर रिसीव हो चुका था। इसको मैंने खुद ही रिसीव किया था एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 2 मार्च। तो इट्स बीन अ वीक एंड मैंने इस कोरियर को अब तक भी ओपन नहीं किया है। मैंने सोचा था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तभी इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेंगे, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, ये रहा वो कोरियर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बहुत आराम से ओपन करूँगा, आई डोंट वांट कि कुछ भी डैमेज हो। तो सबसे पहले इसमें है ये कोई पेपर, आई डोंट नो इसमें क्या लिखा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे पंजाबी में भी लिखा हुआ है। ये रहा हिंदी में कुछ एंड ये रहा पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, ये मैं बाद में पढ़ूंगा। तो गाइस, ये रहा मेरा पासपोर्ट जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए इस अंदर देख लेते हैं कि कनाडा की स्टैम्प भी कैसे होती है, वीज़ा की स्टैम्प कैसी होती है। तो गाइस, ये रहा मेरा कैनेडियन वीज़ा। आई डोंट नो आप ये देख सकते हो नहीं देख सकते, हाँ होगा शायद विजिबल कैमरा पे ही है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। 1 साल की मेहनत थी है गाइस, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स पहले IELTS का प्रोसेस शुरू किया था एंड अब PPR आई देन कैनेडियन वीज़ा। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। इट्स लाइक ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, इट्स लाइक वी आर मूविंग वन स्टेप क्लोजर टू आवर ड्रीम्स। तो आई रियली होप कि आप सबकी PPR ये बहुत जल्दी आए। अगर आप अपने प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो आई होप कि आपका प्रोसेस एकदम सीमलेस जाए, कोई भी डिले ना हो, कोई भी अननेसेसरी डिले ना हो एंड सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ निकले। तो गाइस, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मेरे प्रोग्राम में कोऑप भी है। नॉट एग्जैक्टली कोऑप, मेरे प्रोग्राम में फील्ड प्लेसमेंट है जिसके लिए हमको कोऑप का वर्क परमिट भी अप्लाई करना था। तो मेरी जो वीज़ा की कैटेगरी है दैट इज़ SW1। अगर आपका प्रोग्राम कोऑप के साथ है तो आपके वीज़ा की जो कैटेगरी होगी, जो कि कैनेडियन वीज़ा पे मेंशन्ड होगी, वो होगी SW1। अगर आपके प्रोग्राम पे कोऑप नहीं है तो आपकी वीज़ा की कैटेगरी होगी S1। मैं सोचा ये भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी हाई कमीशन से भी कुछ एरर हो जाता है, इंश्योरेंस को उसको रेक्टिफाई कराना पड़ता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लाइक थाउजेंड्स में एक या फिर लैक्स में एक चांस होता होगा, बट बाई चांस अगर उनसे कोई एरर हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टैम्प में जो कैटेगरी है वो सही है। दूसरी बात आपको जो मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो मेरी वैलिडिटी लिखी है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे आई गॉट माई PPR। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम दैट इज कैनेडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मेरी PPR 10 फरवरी को आई थी। तो इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज फ्रॉम 10 फरवरी टू 30 सितंबर 2023। तो मैं फिर से बताऊं, इसकी वैलिडिटी है फ्रॉम 10 फरवरी 2022 टू 30 सितंबर 2023। दैट इज फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर एंड मेरा प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर का है। माई प्रोग्राम बिगिन्स ऑन 9 मई 2022 एंड वो दिसंबर में ओवर हो जाएगा। तो जनवरी से लेके सितंबर तक मेरे को 9 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी गई है कैनेडियन वीज़ा की। स्टडी परमिट की वैलिडिटी तो मुझे कैनेडियन एयरपोर्ट पे जाके ही पता लगेगा। मेरे को ये मेरे कैनेडियन वीज़ा की 9 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी गई है। आई थिंक इसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ लोग अगर स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए लेट अप्लाई करते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो
एंड वो अप्लाइड स्टेटस में अपने सेकंड कोर्स भी कंटिन्यू कर सके। बट जिन लोगों का प्रोग्राम ही 2 ईयर्स का होता है उनको सिर्फ पूरा 2 ईयर्स का वीज़ा मिलेगा, सो आपको घबराने की बात नहीं है। मेरा प्रोग्राम 1 ईयर का है, इसलिए मुझे वीज़ा मिलना चाहिए था 1 ईयर का, बट मिला 1.5 ईयर का है। दैट इज़ अ गुड थिंग। सो आई थॉट ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। तो गाइस PPR आने के बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बिलीव मी, इट्स बिन 3 वीक्स सिंस आई रिसीव माई PPR एंड उसके बाद से लेके आज तक मुझे एक भी दिन फ्री नहीं मिला। डेली मेरी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन चल रही है रिगार्डिंग शॉपिंग, सूटकेसेस एंड यूटेंसिल्स। तो गाइस मैं आपको ये टिप ज़रूर दूंगा कि आपके PPR आते ही आप एक पेपर पे अपने सारे पॉइंट्स नोट कर लो कि आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, आपको क्या क्या खरीदना है, क्या क्या नहीं खरीदना, ताकि आप अपना आगे का प्रोसेस एक ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट कर सको एंड आपको कोई भी अननेसेसरी डिले ना हो। जिसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट थिंग्स टू पैक फॉर कनाडा, जिसमें मैं सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या क्या पैक किया, क्या क्या पैक नहीं किया, मैं जो लेके जा रहा हूँ वो क्यों लेके जा रहा हूँ, और जो नहीं लेके जा रहा वो क्यों नहीं लेके जा रहा। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं लगेज बाइंग टिप्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन से टाइप का लगेज लेना चाहिए, आपको क्यों उस टाइप का लगेज लेना चाहिए, आपका कितने डायमेंशन का लगेज अलाउड है, कितना आपका वेट अलाउड है उस लगेज में, कितना डायमेंशन आप एक्सीड करोगे तो चल जाता है, कितना नहीं चलता जनरली। तो वो सब भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। तो यार अगर आपको कनाडा के रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। तो मुझे काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आई थी एंड मैंने सबको रिप्लाई किया था। सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी देयर। बाकी यार इस वीडियो के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी थी, मेरे को बहुत टाइम लगा रिसर्च करने में, यानी वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। लास्ट वीडियो को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, बिलीव इन कर्मा। अपने कर्म अच्छे करते चलो एंड बाकी सब रब पर छोड़ दो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।